हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एसबीआई के नोटिफिकेशन के बारे में। इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे कि कितना पोस्ट है, कितना सैलरी है, कब से अप्लाई हो रहा है। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा तक नहीं लगेगा। सो गाइस, ये नोटिफिकेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि केंद्रीय भर्ती और संवर्धन विभाग कोऑपरेटिव सेंटर मुंबई ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। वे उम्मीदवार जो रुचि रखते हैं और सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं, वे अधिसूचना को पढ़कर आवेदन कर सकते हैं। सो गाइस, ये है वो नोटिफिकेशन जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ये नोटिफिकेशन जो है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है ऊपर में, ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ एंड पेमेंट फ़ी फ्रॉम 14 नवंबर 2020 से 4 दिसंबर 2020 तक आप बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, लग सकता है कि आपको ये धुंधला धुंधला है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको जूम करके मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और मैं कवर करूंगा, मेन टॉपिक को ही कवर करूंगा ताकि वीडियो छोटा से छोटा बने। क्योंकि कम से कम अगर मैं पूरा डिस्कस करने जाऊं तो कम से कम आधा घंटा का ये वीडियो बनेगा और इतना देर आप देख नहीं पाएंगे, आप बोर हो जाएंगे। सो गाइस, तो इसको देख लीजिए, ये 4 पेज का है। ठीक है, अब चलिए हम उसको ऊपर चलते हैं। तो अब हम इसको जूम कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके मेन डेट के बारे में और इसमें कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पे जो होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस विच विल बी हेल्ड इन 3 फेज, यानी कि रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होगा वो 3 फेज में होगा। फेज 1 में जो क्वालिफाई करेंगे वो फेज 2 में जाएंगे और फेज 2 में जो क्वालिफाई करेंगे वो फेज 3 में। सीधी सी बात है। शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर फेज 1 विल बी हैव टू अपेयर फॉर फेज 2, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड आफ्टर द फेज 2 वी विल बी सब्सिक्वेंटली कॉल फॉर फेज 3, यानी कि जो कैंडिडेट फेज 1 में क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे फेज 2 में और जो फेज 2 में क्वालिफाई करेगा उन्हें बुलाया जाएगा फेज 3 के लिए। सो गाइस, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द इवेंट इज एज फॉलो, यानी कि आप एप्लीकेशन कब से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो होगा 14/11/2020 से लेकर 4/12/2020 तक। ठीक है, और एप्लीकेशन पेमेंट फी भी आप 14/11/2020 से लेकर 4/12/2020 के बीच आप कर सकते हैं। और उसके बाद डाउनलोड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर जो डाउनलोड कर सकते हैं वो 3rd वीक ऑफ दिसंबर। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि फेज 1 का एग्ज़ाम कब होगा। उसके बाद जो डिक्लेयर होगा फेज 1 का रिजल्ट वो जनवरी 3rd वीक ऑफ जनवरी 2021। और डाउनलोड ऑफ मेन एग्जामिनेशन लेटर, तो सारा जो भी इनका जो भी होगा एग्ज़ाम होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी कुछ होगा वो सारा चीज़ इन्होंने यहाँ पे दिया है। आप अप्लाई करने से पहले इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, अब नीचे दिया गया है इनका वैकेंसीज में किस कैटेगरी के लिए इन्होंने कितना सीट रखा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। एसटी के लिए 300 सीट रखा है, एसटी के लिए 150 सीट है, ओबीसी के लिए 540 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 सीट है, जनरल के लिए 810 सीट रखा है। टोटल जो है 2000 सीट है। ठीक है, उसमें से भी एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी में भी जो फिजिकली डिसेबल है किसी तरह से, उनमें कुछ कमी है, तो उनके लिए भी सीट अलग से रिजर्व किया गया है। एलडी के लिए 20 है, वीआई के लिए 20 है, एचआई के लिए वैकेंसी 20 है और बैकलॉग 49 रखा है इन्होंने। और लास्ट में डी और ई के लिए है, यानी कि 20 और 7 है। ठीक है, तो ये सब अब आते हैं आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे बोला गया है ग्रेजुएशन इन इंडियन डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएट है
और equivalent qualification requirement as such as the central government. Those who are final year semester their graduation may also apply provisional subject. सो गाइस, तो जो मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट है वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे है कि जो हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई, जो फाइनल ईयर के या जो लास्ट सेमेस्टर ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि 31/12/2000 से पहले होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन और बिफोर। ठीक है, यानी कि 31/12/2020 से पहले उनके पास ग्रेजुएट होने चाहिए। और सबसे नीचे पे यहाँ पे दिया गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज किस तरह से कैलकुलेट किया गया है वो दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं 3 नंबर में। ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अब मेन टॉपिक को ही कवर करूँगा, अगर मैंने पूरा टॉपिक कवर किया तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो गाइस, आप इसको आराम से, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। इसको मैं आपसे इसे मैं नहीं बताऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं मेन फेस 1 का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस तरह से होगा, वहाँ पे दिया गया है। इसमें टोटल जो होगा 3 सेक्शन में होगा क्वेश्चन आपका। सेक्शन 1 में होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद सेक्शन 2 में होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद तीसरा में होगा रीजनिंग का। तो टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा फेस 1 का? 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का होगा आपका, और टाइम होगा आपका 1 घंटे का। अब आते हैं फेस 2 में आते हैं। फेस 2 में आपका 4 सेक्शन होगा। ठीक है, टोटल 155 क्वेश्चन होगा, यानी कि 155 क्वेश्चन, और आपका मार्क्स जो होगा इसमें 200 मार्क्स का होगा, और आपका टाइम लिमिट जो होगा वो 3 घंटा का होगा। ठीक है। फेस थ्री का दूसरा साइड में दिया है, तो इसको हम साइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फेस 3 लिखा हुआ है। सो गाइस, आप इसको भी आराम से पढ़ लीजिए फेस 3 में, क्योंकि सो गाइस मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसका रिजल्ट जो होगा वो होगा आपका डिक्लेयर जो करेगा वो उसके बैंक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे होगा डिक्लेयर। ठीक है, तो रेगुलरली कभी कभी विजिट करते रहिएगा ताकि आपको पता चले। तो हालांकि गैस इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने से पहले, या तो डिक्लेयर होने के दिन ही, जिस दिन डिक्लेयर होगा उससे पहले ही वो नोटिफिकेशन वालों जारी कर देता है। तो मैं आपको बता दूंगा, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट जो भी नोटिफिकेशन निकल के आए मैं आपको बताता रहूं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए सैलरी जो होगा वो किस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग के बारे में दिया गया है कि आपको ज्वाइनिंग कहाँ से कराना है, किस तरह से कराया जाएगा। अब बात करते हैं गाइस, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना लगेगा। जो नॉन रिफंडेबल होगा आपको रिटर्न नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी विल बी
750 यानी कि 750 रुपीज़ का आपको जनरल EWS और OBC कैंडिडेट, और नील होगा ST SC के लिए 1 रुपया, और PWD कैंडिडेट के लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा। एप्लीकेशन फ़ी अगर आपने एक बार पे कर दिया तो वो आपका रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना तक तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि एक बार अपने से भी नोटिफिकेशन को पढ़ लिया कीजिए अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको यानी कि किसी भी तरह की सवाल हो आपके मन में तो वह सारा चीज़ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाता है। इस सारा चीज़ ऑलोंग एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑलोंग लिख देते हैं, ताकि कैंडिडेट को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो गाइस नीचे चलते हैं थोड़ा। तो गाइस ये तो था आपको कितना फ़ी लगेगा, कैसे एग्ज़ाम होगा, कितना क्वेश्चंस आएंगे, और हम बात करेंगे अब हम अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे वो सारा चीज़ दिया गया है अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फ्रॉम, मतलब कब तक अप्लाई कर सकते हैं वो दिया गया है। उसके नीचे देख सकते हैं कि कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ईमेल आईडी, यानी कि अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए वो दिया गया है कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, विच शुड बी कीप्ड एक्टिव, यानी कि दोनों आपको एक्टिव रखना है टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट डिक्लेरेशन होने तक आपको ये चीज़ एक्टिव रखना है। इट विल बी एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर रिसीविंग एनी कम्युनिकेशन, कॉल लेटर, एडवाइस फ्रॉम द बैंक बाय ईमेल, SMS, यानी कि किसी भी तरह की जानकारी हो या एडवाइस हो, आपका एडमिट कार्ड हो या कॉल लेटर हो, जो भी हो वो आपको इस ईमेल आईडी और SMS के जरिए अलर्ट किया जाएगा, ठीक है। गाइडलाइन दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं, गाइडलाइन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो गाइडलाइन में तो ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी ओनली में मोड या ऑनलाइन मोड ओनली में दिया गया है कि फर्स्ट स्कैन द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज डिटेल अंडर द गाइडलाइन गिवन, यानी कि नीचे आपको लास्ट पेज चौथा पेज में आपको दिया गया है कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपका किस क्वालिटी का होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसका साइज कितना KB का होना चाहिए, कितना DPI होना चाहिए। तो सारा चीज़ें हम उसके नीचे में ही डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं ये तो यहाँ से आप क्लिक करके आप सीधा उनके वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दिया गया है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर, डाउनलोड कैसे करना है कॉल लेटर। और जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 13 नंबर का पॉइंट में दिया गया प्रूफ आइडेंटिटी टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन के टाइम आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना पड़ेगा। कोई भी या तो इसमें आइडेंटिटी के रूप में आपके पास पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे सेंटर दिया गया है कहाँ पे किस एग्ज़ाम का सेंटर होगा। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, नहीं स्टेट का कोड है, उसके बाद स्टेट का नाम दिया गया है, उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि था कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप आते हैं गाइस यहाँ पेज 1 के राइट साइड में था ये आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए और एज लिमिट में छूट कितना होगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबव 30 ईयर्स एज ऑन, यानी कि 1/4/2020 तक आपका उम्र जो है 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और गाइस बाकी तो आपको पता ही है कि ST SC और OBC, उसके बाद PWD के लिए यानी कि कितना छूट रहेगा, और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना छूट रहेगा। ठीक है, PWD यानी कि जनरल OBC में जो आते हैं उनके लिए 10 साल का छूट रखा गया है। ठीक है, सो गाइस बस लास्ट हमारा था एज का ही छूटा हुआ था, तो हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, आपके पास जो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, वो जब भी जो फ़ोटो आप स्कैन करेंगे या सिग्नेचर जो ये अपलोड करेंगे वो किस तरह का होना चाहिए। तो जैसे कि मैं फ़ोटो की बात करूँ तो फ़ोटो आपके पास रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए जो आपने हाल ही में खींचा है। और यहाँ की जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर, और यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है कहाँ कहाँ पे होगा। तो इसको आप देख लीजिएगा कौन सा आपको सेंटर आपको सुविधा होगा। तो अप्लाई करने से पहले जो आपके नज़दीक होगा या तो जहाँ आपको जाने में सुविधा होगा वही वाला सेंटर चूज़ कीजिएगा। तो इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ोटोग्राफ, जो आप फ़ोटो जो अपलोड करेंगे उसमें आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो आपका जो है लुक स्ट्रेट द कैमरा विद द रिलैक्स, यानी कि जब भी आप फ़ोटो खिंचवाएंगे तो रिलैक्स में आप खिंचवाएंगे, यहाँ पे लिखा गया है। और उसके बाद इफ़ यू हैव यूज़ फ्लैश इंश्योर देयर इज़ नो रेड आई, यानी कि जब आप फ्लैश का यूज़ करके आप फ़ोटो खिंचवाते हैं तो आपके आँखों का जो यह होना चाहिए वो फ़ोटो में रेड नहीं दिखना चाहिए। और जो फ़ोटो का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन मतलब कि साइज़ जो होगा यानी कि 200 बाय 230 पिक्सल का होना चाहिए, और साइज़ जो होगा 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सिग्नेचर के लिए। सिग्नेचर के लिए यहाँ पे दिया गया है कि सिर्फ ब्लैक इंक पेन का ही यूज कीजिएगा, वाइट पेपर में सिग्नेचर करके इसको स्कैन कीजिएगा। और इसका साइज़ जो होगा, डायमेंशन साइज़ जो होगा 140 × 60 पिक्सल का होगा, और साइज़ जो होगा इसका 10 KB to 20 KB के बीच होना चाहिए। इंश्योर दैट साइज की स्कैन इमेज नॉट मोर देन 20 KB, यानी कि इंश्योर हो जाइए कि अपलोड करने से पहले 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर सेल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि अगर आप कैपिटल लेटर में सिग्नेचर करते हैं तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो स्मॉल लेटर में ही साइन कीजिएगा तभी जाके वो एक्सेप्ट होगा। स्कैनिंग फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो होगा वो DPI यानी कि डॉट पर इंच यानी कि 200 DPI का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, वो मिनिमम। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद दिया प्रोसीजर टू अपलोडिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपको कैसे अपलोड करना है। सो गाइस ये तो आप पढ़ लीजिएगा। सो गाइस वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह का आपको वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी नया नया नोटिफिकेशन आए या किसी भी तरह का सूचना आए, ताकि मैं आप तक ज़रूर मतलब पहुंचाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो, और आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले ताकि आप मेरे हर वीडियोस को देख पाएँ।